हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं और ये आपका जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका एक ही जैसा कार्य होता है टिश्यू कहलाते हैं। यानी ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस इज़ नोन एज टिश्यू। तो एनिमल बॉडी के अंदर जो अलग अलग जगह है वहाँ पर अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक बड़ी बॉडी अगर है तो उसके अंदर देखिए अलग अलग शरीर, अलग अलग जगह पर शरीर के अलग अलग अंगों पर अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ होंगे जिनके काम भी अलग अलग होते हैं। तो और आप ये बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि इतने टाइप के टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर हैं और देखिए कितने उनके वाइड फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा इसके एक फ्लो चार्ट से। पूरे टिश्यूज़ को हम 4 पार्ट के अंदर बांट सकते हैं जो एनिमल टिश्यूज़ हैं। सबसे पहला जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यूज़ और चौथा न्यूरल टिश्यू। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू को डील करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जहाँ भी, यानी कोई भी एनिमल बॉडी ले लीजिए, ह्यूमन बॉडी लेना थोड़ा उचित रहता है क्योंकि हमसे संबंधित है, डायरेक्टली लिंक्ड है। तो उसमें जहाँ भी सरफेस है वो सारी की सारी एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, एपिडर्मल टिश्यू भी है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एक तरीके से लेयर बनाने वाला टिश्यू है, सरफेस बनाने वाला टिश्यू है। इसकी कुछ विशेष जो बातें होती है वो हम इसमें आगे और डिस्कस करेंगे, ये केवल इंट्रोडक्टरी है। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो सिंपल या स्ट्रेटेड हो सकते हैं। सिंपल का मतलब वो केवल एक ही लेयर में अगर होते हैं तो वो सिंपल के अंतर्गत आते हैं, और अगर स्ट्रेटेड अगर एक से ज़्यादा लेयर्स हैं तो उसे स्ट्रेटेड बोलते हैं। और कोई भी ऑर्गन है, अगर आप ये देखिए कि हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की, तो अगर इसके बाहर की तरफ है तो भी एपिथेलियल टिश्यू है, अंदर की तरफ है तो भी एपिथेलियल टिश्यू है। जो जहाँ पर एक इसकी खास बात ये होती है एपिथेलियल टिश्यू की कि एक इसका जो है वो फ्री सरफेस होता है। हमारी बॉडी पे जो स्किन है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। तो इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू हर जगह पे है। इसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ हैं जो 2 टिश्यूज़ को या 2 ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करते हैं। उनको हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं, लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज़ के अंदर एडिपोज और एरियोलर आते हैं जो कि हमारी त्वचा के नीचे होते हैं, और फाइब्रस टिश्यू के अंदर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आते हैं जो कि मसल्स को हड्डियों से जोड़ने में और हड्डियों को, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने के काम आते हैं। उसके बाद है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ है, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। ये अलग से चैप्टर में आपके आएगा, काफ़ी डिटेल से है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो बोन्स, हड्डियां हैं, और कार्टिलेज जो उपास्थियां हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यूज़। मसल्स, जहाँ भी मूवमेंट से रिलेटेड काम है, यहाँ देखिए एक तरीके से क्लम्प बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ मसल्स हैं। तो जहाँ भी मूवमेंट होती है वहाँ मसल्स होती हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर देख लीजिए या कोई भी एनिमल दूसरा है उसकी बॉडी के अंदर देख लीजिए, जहाँ भी मूवमेंट है वहाँ मसल्स एसोसिएटेड लगभग ज़रूर होती है। तो इसमें स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम को जो मूवमेंट में लाने के काम आता है वो स्केलेटल मसल्स हैं। उसके बाद स्मूथ मसल्स, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर जो मसल्स हैं वहाँ भोजन के मूवमेंट के लिए या कोई दूसरे जो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर मूवमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर स्मूथ मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स केवल और केवल हृदय में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है, जो कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक की पॉइंट ऑर्गन है, वहाँ ज़रूरी है ये। इसके बाद लास्ट है जो न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू के अंदर जो है केवल नर्व सेल्स को हम देखते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई सेल्स होती हैं जो कि इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो सूचना भेजने का काम करते हैं, वो न्यूरल टिश्यूज़ करते हैं। अब आगे हम इनको डिटेल से देखेंगे। अभी हम एनिमल टिश्यूज़ में भी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं।
वैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन तो मैं इसका बता चुका हूँ आपको जब हमने पूरा लेआउट देखा था एनिमल टिश्यूज़ का। अब हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है सबसे जो इसके प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो ये है, एक तो फ्री सरफेस होता है, यानी एक इसका जो स्पेस है वो फ्री स्पेस रहता है। आप देखिए जैसे अगर ये स्किन है तो अगर इसमें ऊपर वाला स्पेस क्या है, फ्री है। इसी तरीके से अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर देखेंगे तो इनर लाइनिंग है तो वो जो आगे वाला स्पेस है वो फ्री है, यानी दूसरा टिश्यू उसके एडजॉइनिंग नहीं होता है एक कम से कम एक फेस पे। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो टिश्यू की जो सेल्स हैं ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगी होती हैं और ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होती है। ये बात आप ध्यान रखें, नॉन सेलुलर है, ये केवल मैट्रिक्स होती है जिस पर ये लगी रहती है, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब पूरे एपिथेलियल टिश्यू को हम जो है वो दो पार्ट में बांट सकते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटेड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें केवल लेयर के बेसिस पे ही है। अगर सिंगल लेयर्ड है, एक ही परत है, इस तरीके से अगर एक ही परत है, एक ही सेल मोटी परत है तो वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत आता है। और अगर मल्टी लेयर्ड है, एक के बाद दूसरी लेयर आ रही है तो वो स्ट्रेटेड एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत आता है। तो और इनको भी जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे आगे तो इनकी शेप के ऊपर डिवीजन है। देखिए यहाँ तीन टाइप की हमने देखी है, यहाँ पे फ्लैटेंड या स्क्वेमस, बिल्कुल चपटी कोशिकाएं हैं। क्यूबॉइडल जो क्यूबिक शेप की जो सेल्स हैं, कॉलमनर जो कि कॉलम जैसी शेप है इनकी, बिल्कुल जैसे खम्भ उत्तक जिसको बोलते हैं, तो वैसी शेप है। तो इस तरीके से शेप के बेसिस पे इनका डिवीज़न होता है। यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि चाहे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो या स्ट्रेटेड एपिथेलियल टिश्यू हो, दोनों के अंदर शेप के बेसिस पे ही फर्दर डिवीज़न है। अगर आप फर्दर डिवाइड इनको करना चाहें तो स्ट्रेटेड एपिथेलियम को भी इसी तरीके से तीन पार्ट के अंदर आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो आपकी सिलेबस कंटेंट है उसमें मेनली जो है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पे ज़्यादा स्ट्रेस है, तो मैं उसी को ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्लैटेंड या स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि आपको बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल एक ही लेयर में होगी। तो इस तरीके से अगर आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो इस तरीके से आपको ये सेल्स दिखती हैं और नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पर देखिए इसका जो न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, प्रोमिनेंट होता है, काफ़ी क्लियर दिखता है। और ये एक दूसरे से बिल्कुल, यहाँ पर एक जो मैं बात यहाँ पे रह गई थी कि कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें, यानी कोशिकाओं के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। तो ये बिल्कुल फ्लैटेंड सेल हैं। दूसरा, इनको पेवमेंट टिश्यू भी कहते हैं। देखिए ज़रा, पेवमेंट टिश्यू, इसका क्या कारण है कि जो ये सेल्स हैं एक दूसरे से जैसे व्यवस्थित होती हैं, जैसे टाइल्स होती हैं, इस तरीके से टाइल्स हैं, ये टाइल हैं, एक दूसरे के अंदर फिट हो रही हैं बिल्कुल। तो आप जो है वो उस हिसाब से इसको पेवमेंट टिश्यू बोल सकते हैं, जिस तरीके से टाइल्स एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती हैं। यहाँ देखिए ये दूसरी टाइल यहाँ फिट हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग है। इस वजह से इसको कौन सा टिश्यू बोलते हैं, पेवमेंट टिश्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है। दूसरा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होते हैं। आप जब भी टिश्यू बनाएं एपिथेलियल टिश्यू, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन ज़रूर बनाएं, ठीक है, ये इसका बेसिक फीचर है। और ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो जो फ्लैटेंड या स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं वो वहाँ पाई जाती हैं जहाँ कोई ना कोई गैसियस एक्सचेंज होता हो, या मतलब न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा हो। तो देखिए जहाँ एक तो ये एल्वियोलाई में जो
हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, वहाँ पर ये सेल्स पाई जाती हैं। दूसरी ब्लड कैपिलरीज़ में ये सेल्स पाई जाती हैं। ब्लड कैपिलरीज़ को अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से आप उनको पाइप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बना सकते हैं और उनकी सेल्स को आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि ये सेल्स कौन सी हैं। ये सेल्स जो हैं वो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं। ये बिल्कुल पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर ये पाई जाती हैं। पेवमेंट टिश्यू क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्यूबिक शेप है, ये देखिए क्यूबॉइडल है। ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ये जो पाई जाती हैं ये ज़्यादातर जर्मिनल एपिथेलियम के रूप में पाई जाती है, यानी टेस्टिस के अंदर या ओवरी के अंदर जहाँ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, और ओवरी के अंदर जहाँ एग्स प्रोड्यूस होते हैं वो जर्मिनल एपिथेलियम से ही प्रोड्यूस होते हैं। उनकी शेप क्या होती है, क्यूबॉइडल शेप होती है। वहाँ पर क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसके अलावा कुछ एक इसके जैसे मॉडिफिकेशन है, अगर इस पर सीलिया आ गए तो हम इसे क्या कहेंगे, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये जो पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर ये जो क्यूबॉइड टिश्यू है इसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं। कोई भी पार्टिकल अंदर चला जाता है तो उसको मूवमेंट के थ्रू बाहर निकालने के लिए यहाँ सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है। इसी तरीके से जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के मूवमेंट के लिए कुछ उसको असिस्ट करने के लिए नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में भी सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, इसमें ये और इसमें ये ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ टेस्टिस एंड ओवरी में पाया जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, इसका सीलिएटेड रूप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब आगे बात करते हैं कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू की। कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू जैसा आपको नाम से ही क्लियर है, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो पाई जाती है, जहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू है वहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी ही, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल बेस में होता है। ये न्यूक्लियस बिल्कुल बेस में होता है, इस बात का आप ध्यान रखें डायग्राम बनाते टाइम, ठीक है। इसमें जो सीलिएटेड टाइप की जो एपिथेलियम पाई जाती है वो फैलोपियन ट्यूब्स में पाई जाती है, जहाँ पर जो एग का फर्टिलाइजेशन के बाद उसका यूट्रस तक जो उसका ले जाने का काम होता है वो सीलिएटेड एपिथेलियम, जो सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम है वही उनको असिस्ट करती है। इसके बाद जो सेकंड इसका जो मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं वो ब्रश बॉर्डर टाइप, यानी सेल है, सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो ऐसी एपिथेलियम क्या कहलाती है, ब्रश बॉर्डर कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू है। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है नेफ्रॉन्स की, जहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और कुछ न्यूट्रिएंट्स का, वहाँ पर ये पाई जाती है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर ये होती है। इसके बाद जो थर्ड इसका जो मॉडिफिकेशन हम देख पा रहे हैं वो है ग्लैंडुलर कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या होता है, ये जो सेल हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से अंदर की तरफ कन्वोल्यूटेड होती है और यहाँ एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ म्यूकस प्रोड्यूस होता है और वो म्यूकस बाहर निकलता है। तो ये जो म्यूकस है ये आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर म्यूकस पाया जाता है, तो वहाँ पर ये जो है ग्लैंडुलर कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो याद रखें आप, इसको कहते हैं गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरीके से ये सारा का सारा टिश्यू है। तो इसको ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टिश्यू भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख लें।
और ये जो सिंपल टाइप कोल्यूमनर है, ये जो कुछ सिक्रेटरी सेल्स होती हैं उनके अंदर भी ये पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये सारा का सारा आपका एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। अब थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया जैसा आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है वो मैं इसका देता हूँ, स्ट्रेटेड एपिथेलियल टिश्यू का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। हमारे बॉडी के वो पार्ट जहाँ फ्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम चाहिए। ये आपको पता है, जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वहाँ मोटी लेयर चाहिएगी। तो जिस तरीके से अगर हमारी हथेली देखें या सोल देखें तो इसमें क्या है, जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर मोटी एपिथेलियम चाहिए, इसलिए वहाँ पर स्ट्रेटेड एपिथेलियम होती है, यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जैसे फोरस्किन पे या वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर भी जो स्ट्रेटेड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारा का सारा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू का हिंदी में बड़ा सुंदर सा नाम है संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं संयोजन करता है दो टिश्यूज़ को या दो ऑर्गन्स को या दो बोन्स को, कहीं भी जो संयोजन कर सकता है वो। तो इस तरीके से ये कनेक्टिव टिश्यू की जो विशेष बात ये है कि इसमें एक तो होता है मैट्रिक्स होता है, एक अधात्री होता है जिसके अंदर कुछ सेल्स एम्बेडेड रहती है। तो ये विशेष बात होती है संयोजी ऊतक की, कनेक्टिव टिश्यू की। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनको मेनली हम 4 पार्ट के अंदर बांट सकते हैं। एक बात ये ध्यान रखें विशेष रूप से कि इसमें कोई न कोई मैट्रिक्स होता है, यानी अधात्री होता है जिसके अंदर कुछ सेल्स एम्बेडेड रहती है। यह इस तरह का टिश्यू है जो कि किन्हीं दो दूसरे टिश्यूज़ को ज्वाइन करने का काम करता है। तो जो चारों जो इसके टाइप है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये उसके पैकेजिंग के बेस पे होता है, या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जहाँ उसकी नेचर फाइब्रस टाइप होती है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू वो पूरा लिक्विड होता है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये काफ़ी हार्ड होता है। तो यहाँ देखिए ज़रा, अगर हम लूज़ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू जो पाया जाता है वो हमारी स्किन के नीचे जो लेयर्स होती हैं, एरियोलर टिश्यू या एडिपोज टिश्यू, 2 टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उनमें ये पाया जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि नॉर्मली जो कुछ कोलेजन और दूसरा जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कुछ सेल्स एम्बेडेड रहती है, तो वो एरियोलर टिश्यू है, ठीक है, जो कि एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण ही करती है। और दूसरा जो एडिपोज टिश्यू, उसमें क्या होती है, इसी मैट्रिक्स के अंदर डिपॉजिट रहती हैं फैट सेल्स। फैट सेल्स क्या करती हैं, बॉडी को एक तरीके से एक कंबल की तरह काम करती हैं, तो उनको क्या है टेम्परेचर लॉस से बॉडी को बचाती हैं। दूसरा जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसकी जो नेचर है वो फाइबर टाइप की होती है, जिसमें 2 हमारी बॉडी में पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स की बात करें तो मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, और लिगामेंट्स की बात करें तो वो बोन टू बोन कनेक्शन का काम करते हैं। और इसका जो मेजर कंटेंट होता है वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं, इसी वजह से इसकी जो नेचर है वो फाइब्रस होती है। थर्ड जो टाइप है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो जिससे आप परिचित हो, बहुत छोटी क्लासेस से भी आप पढ़ते आ रहे हो, ब्लड है, मेनली ब्लड है, जिसको रक्त हम कहते हैं, ब्लड है। दूसरा लिम्फ है। ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, आप जानते ही हैं। और इसके बाद जो बचा हुआ जो कंटेंट है वो वाटर कंटेंट है, उसको सीरम या कई टर्म्स और भी हैं उसके अंदर, प्लाज्मा, वो आप डिफाइन करते हो, इसको इसके लिए एक अलग से चैप्टर है। तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसकी जो नेचर है वो लिक्विड होती है। और दूसरा जो है लिम्फ, लिम्फ के अंदर ज़्यादातर डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और ये इम्यूनिटी से रिलेटेड सिस्टम है। ये ब्लड एंड लिम्फ अलग चैप्टर के अंदर डील होंगे ज़्यादा डिटेल से। इसमें भी मेनली वाटर कंटेंट होता है, जो इसका जो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जो सेल्स एम्बेडेड रहती है वो वाटर होता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, कुछ ना कुछ मैट्रिक्स होता है जिसमें सेल्स एम्बेडेड रहती हैं। और जो फोर्थ है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ डेंस पैकेजिंग होती है सेल्स की, जिसमें से बोन और कार्टिलेज, बोन्स अस्थियाँ
और कार्टिलेज उपास थी। ये थोड़ा लचीली होती है। हमारे कान के ऊपर पाई जाने वाली ये हड्डी या नाक की ये जो हड्डी है ये कार्टिलेज के अंतर्गत आती है। और बोन्स आप जानती हैं काफ़ी हार्ड होती हैं। तो बोन्स के अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स हैं वो ओस्टियोसाइट्स हैं और कार्टिलेज के अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स हैं वो कॉन्ड्रियोसाइट्स हैं। ये ध्यान रखें, ये नीट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ अगर बोन का सेक्शन देखें तो बीच में हेवर्सियल कैनाल है और उसके चारों ओर बहुत सारी ओस्टियोसाइट्स हैं। एक ओस्टियोसाइट को मैंने यहाँ पे दिखाया, ये देखिए ये ओस्टियोसाइट है और इसके चारों ओर जो है वो कैल्शियम साल्ट्स डिपॉजिट है, जिसकी वजह से बोन्स की स्ट्रेंथ बनती है। कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट्स होती हैं, कुछ कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं। तो ये थोड़ी सी लचीले टाइप का टिश्यू है। ये सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। लूज कनेक्टिव टिश्यू, बहुत लूज इसकी पैकिंग होती है। एरियोलर और एडिपोज टिश्यू जो हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है वो होता है इसमें। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसके नीचे फाइब्रस टाइप होती है, रेशेदार प्रकार की होती है, जिसमें टेंडन्स, मसल्स एंड बोन्स को जोड़ने वाले टिश्यूज़, लिगामेंट्स, बोन्स एंड बोन्स को जोड़ने वाले टिश्यूज़ हैं। और इसमें मेजरली कोलेजन फाइबर्स होते हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू पूरी तरह से तरल होता है, जिसमें ब्लड और लिम्फ है। सेपरेट चैप्टर आएगा, उसमें हम डील करेंगे इसको। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन्स एंड कार्टिलेज हैं जो कि काफ़ी हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें से कार्टिलेज लचीले प्रकार का होता है और बोन जो है वो हार्ड टिश्यू होता है। आशा है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।